यह नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी परिभाषा सब हम पिछले ही क्लास में बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लो। जैसे संख्या रेखा किसे कहते हैं। जितने भी तरह की संख्याएं हैं, जैसे रहने के लिए घर होता है हर एक जीव को। चींटी हमेशा बिल में रहती है, चूहा भी बिल में रहता है, पक्षी घोंसला में रहता है। तो इतनी सारी संख्याएं हैं, गिनती की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तमाम संख्याएं आखिर है कहाँ। ये संख्याएं संख्या रेखा पर रहती है। नाम ही है ऐसी रेखा जिस रेखा पर संख्याएं रहती हैं। जैसे मान लो ये कोई रेखा है जो अनंत से आ रही है और अनंत की ओर जा रही है। तो ऐसी रेखा जो अनंत से आती है और अनंत की ओर चली जाती है, एवं जिस पर अनंत संख्याएं हैं, ऐसी रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। जिसके ठीक मध्य में शून्य स्थित होता है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं रहती है तथा शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं रहती है। अगर हम मान लो ये संख्या रेखा है, इस पर शून्य है, तो शून्य कहाँ पर होगा। तो संख्या रेखा उस रेखा को कहेंगे जो अनंत से आती है और शून्य होते हुए अनंत की ओर चली जाती है, तथा जिस पर तमाम तरह की संख्याएं स्थित होती है। तो मान लो ठीक मध्य में शून्य है, तो शून्य के दाईं ओर होगा धनात्मक संख्या और शून्य के बाईं ओर होगा ऋणात्मक संख्या। तो संख्या रेखा की परिभाषा क्या हो गई। ऐसी रेखा जिस रेखा के मध्य में शून्य हो, मध्य में मिडिल पॉइंट पर, एवं जो रेखाएं अनंत से आती है और शून्य होते हुए अनंत की ओर चली जाती है, एवं जिस पर तमाम तरह की संख्याएं स्थित होती है। जैसे इसी पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत की ओर चले जाओ। शून्य के आगे धनात्मक संख्या होती है, शून्य के पीछे ऋणात्मक संख्या। जैसे -1, -2, -3, इसी तरह चले जाओ -4, -5, -1 करोड़, -1 करोड़ 1, यानी अनंत की ओर चले जाओ। शून्य के बाईं ओर और शून्य के दाईं ओर भी अनंत की ओर चले जाओ। तो इसकी परिभाषा लिखो। तो संख्या रेखा की परिभाषा देखो। संख्या रेखा उस रेखा को कहते हैं जिस रेखा पर अनंत संख्याएं स्थित होती हैं। जितने भी तरह की संख्याएं, अनंत संख्याओं में क्या क्या आता है, सब तरह की संख्याएं आ जाती है। इसी के क्रम में बतलाएंगे। तो संख्या रेखा उस रेखा को कहते हैं जिस रेखा पर अनंत संख्याएं स्थित होती है तथा जिसके मध्य में शून्य स्थित होता है, एवं शून्य के दाईं ओर अनंत धनात्मक संख्याएं तथा शून्य के बाईं ओर अनंत ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। मान लो ये संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा अनंत से आती है। इसकी विशेषता में लिखा देते हैं, अनंत से आती है और शून्य होते हुए अनंत की ओर चली जाती है। अर्थात शून्य संख्या रेखा के बीच में स्थित होती है तथा शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है एवं शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो चित्र से तुम लोग इसको उतार लो।
अब मान लो ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा के मध्य में शून्य स्थित होती है। तो संख्या रेखा आती है कहाँ से? तो अनंत से आती है एवं शून्य होते हुए अनंत की ओर चली जाती है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, अब देखो संख्या रेखा की विशेषताएं। संख्या रेखा अनंत से आती है और शून्य होते हुए, अनंत से आ रही है, शून्य होते हुए अनंत की ओर चली जाती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, संख्या रेखा पर स्थित शून्य के दाईं ओर धनात्मक एवं शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। यानी इस पॉइंट का काम है आगे, इसलिए ध्यान से अपना समझते जाओ। धनात्मक संख्या संख्या रेखा पर कहाँ होगी? शून्य के दाईं ओर, और ऋणात्मक संख्या शून्य के बाईं ओर। ठीक है। संख्या रेखा पर स्थित कोई भी संख्या अपने पहले की अनंत संख्याओं से बड़ी होती है। जैसे मान लो संख्या रेखा पर कोई एक संख्या चुनो। अगर मान लो हम चुनते हैं -2, ये वाला, तो अपने से पहले अनंत संख्याएं हैं ना, -2 से पहले -3, -4, -5, -6, -1 अरब, -1 अरब 1, ऐसे करके अनंत की ओर पीछे की ओर जाएगा। तो ऐसे ही समझो न, 4 के पीछे अनंत संख्याएं हैं, तो 4 3 से बड़ा है ना। 3 के बारे में सोचेंगे तो 3 अपने से पीछे की तमाम संख्याओं से बड़ी होगी। तो ये मान लो +2, अगर पूछा जाए ये +2 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो ध्यान में रखना संख्या रेखा पर शून्य के आगे है +2, ये माइनस वाला शून्य के पीछे है, तो इसका मतलब +2 शून्य से आगे है और +2 के पीछे की सब संख्या, जैसे 4 के पीछे की इतना ही संख्या लो। 4 संख्या रेखा पर स्थित कोई भी संख्या लेंगे, तो जैसे 4 लेंगे तो अपने पीछे स्थित जितनी भी संख्या है उसमें सबसे बड़ी होगी 4, 3 से बड़ी है। इसका मतलब 4 यहाँ पर मान लो अगर आता है, हम लोग पीछे की ओर बढ़ेंगे तो -1000 यहाँ पर आ रहा है, तो 4 यानी +4 बड़ा है कि -1000? +4 बड़ा होगा, कारण शून्य के आगे में स्थित है और शून्य के बहुत पीछे है -1000। तो संख्या रेखा की विशेषता है, इस पर स्थित कोई भी संख्या लेंगे, अगर कहेंगे -3 बड़ा है कि -4, तो संख्या रेखा पर -3 -4 से आगे है, और कोई भी आगे वाली संख्या अपने पीछे वाली अनंत संख्याओं से बड़ी होती है, इसीलिए -3 -1000 से बड़ा होगा। समझा? पूछा जाएगा -4 बड़ा है कि -1000? -4 बड़ा होगा। ये लास्ट पॉइंट में संख्या रेखा पर स्थित कोई भी संख्या अपने पहले की अनंत संख्याओं से बड़ी होती है। इसको समझा? चलो इसको भी उतारो। इसका अर्थ समझो, संख्या रेखा पर स्थित 2 पूर्ण अंक के बीच अनंत अपूर्ण अंक होते हैं, जिसे अपूर्णांक कहते हैं। संख्या रेखा पर जैसे मान करके चलो पूरा पूरी अंक 1 और 2 है, 1 और 2 पूरा पूरी अंक है, पूर्ण अंक है, तो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं स्थित है? बोलो। अनंत। कैसे? 1 रुपया और 2 रुपया के बीच भी रुपया है, 1 रुपया 1 पैसा, 1 रुपया 2 पैसा, ऐसे करके है निजी। तो हम लोग गिनती की संख्या है, ये सब है ही, बता रहे हैं 1 2, लेकिन हकीकत में पूछा जाए, 1 में अगर 1 का लाखवां भाग जोड़ देंगे तो 1 से अधिक होगा। यानी 1 में कुछ भी जोड़ेंगे
लेकिन एक नहीं जोड़ेंगे, एक से छोटी संख्या जोड़ेंगे। मान लो हम एक में जोड़े 1 बटा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। एक में जोड़े हैं 1 का लाखवां भाग, ये निश्चित तौर पर 2 नहीं होगा, 2 से कम होगा। अब कैसे होगा तो मालूम है। अब इसको हल करोगे, ये कितना होगा, लघुत्तम होगा, ये 1 लाख कितना होगा हल करके, और ये हो गया तुमको, ये देखो तो 1 से आगे है और 2 से बहुत पीछे है ना। 1 लाख 1 रुपया को 1 लाख आदमी में बांटो, 1 रुपया कुछ पैसा पड़ेगा। इसका मतलब एक में 1 से छोटी कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो 1 और 2 के बीच में आएगा। इसको ऐसे भी समझो, 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में कितने रुपये हैं, तो अनंत रुपये हैं। कैसे, तो 1 रुपया में 1 पैसा का 1 लाखवां भाग या 1 रुपया का लाखवां भाग जोड़ेंगे। इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो 1 रुपया में 1 पैसा जोड़ेंगे तो 2 रुपया होगा, नहीं होगा। 1 रुपया 1 पैसा किसके बीच है, 1 रुपया और 2 रुपया के बीच है, नहीं है। 1 रुपया 2 पैसा 1 रुपया से अधिक है, 2 रुपया से कम है। तो आगे चल करके बतलाएंगे, किसी भी 2 पूर्ण अंक के बीच कोई भी 2 पूरा पूरी अंक ले ले, चाहे मान लो 5 ले या 6 ले, 5 ले और 6 ले, तो 5 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, आंसर है अनंत संख्याएं हैं। और ऐसी ही संख्या को अपूर्णांक कहा जाता है, जो अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर माइनस में भी ले तो -1 और -2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो अनंत संख्याएं हैं। बोले एक में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो 1 से अधिक हो, -1 जोड़िए। 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो इसको कितनी संख्याएं हैं, तो इसको ऐसे समझो ना। मान लो 1 में 1 जोड़ेंगे तब ना 1 1 2 होगा। 1 में 1 नहीं जोड़ करके 1 का आधा 1/2 जोड़ो तो, यानी 1 में 1 से कम जोड़ो। जैसे 2 और 3 के बीच की संख्या निकालना है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तब तो 3 हो जाएगा, यानी 1 से छोटी संख्या को जोड़ो। तो 1 से छोटी संख्या 1/4 1/2 1/3, 1 का तीसरा भाग 1/3। तो 1 में तो 1 से छोटी संख्या 1/2 आधा है ना, इसको जोड़ो तो ये 2 से कम होगा। लघुत्तम लेंगे 2, 2 एकम 2, 3/2। 3/2 का अर्थ हुआ 3 रुपया को 2 भाग में बांटो, 1.5 रुपया, यानी 1.5। ये 2 है क्या, 2 से छोटा है कि नहीं है। तो कहने का अर्थ ये 2 लगातार पूर्ण संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, समझ गया। तो संख्या रेखा पर स्थित 2 पूर्ण अंक के बीच अनंत अपूर्ण अंक होते हैं, यानी पूरा पूरी अंक नहीं होता है, जिसे अपूर्णांक कहते हैं। जैसे 1.1, 1.2, 1 के बाद दशमलव दे दो, और कुछ भी दो, आगे में जो मन होता है लिख लो। जैसे 1.00000, जितना मन हो 0 2 और 2 दे दो, तो ये 1 से अधिक है और 2 से कम है। तो इसका कंसेप्ट होगा, पूर्ण संख्या बतलाएंगे, ये पूर्णांक बतलाएंगे तब। फिलहाल ये मालूम है ना, जो 1 एवं 3 के बीच में कोई भी 2 लगातार संख्या लेंगे तो इसके बीच में अनंत संख्याएं होगी। 8 और 9 के बीच में संख्याएं हैं, अगर नहीं रहता तो 8 रुपया 25 पैसा होता है जी, 8 रुपया 15 पैसा भी होता है।
पता है ना। तो 8 रुपया 15 पैसा 8 रुपया से अधिक है, लेकिन 9 रुपया से कम है। तो दो पूर्ण अंक के बीच में अनंत अंक होते हैं जो पूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इसीलिए ऐसे अंक को अपूर्णांक कहेंगे। ये सब आगे में बतलाना है। इस विशेषता को समझा तू लोग, तो इसको ला और आगे इस पर बहुत कुछ बतलाता जाएगा। इस पॉइंट को उतार लो। अब इसको जैसे मान लो 4 और 5 में, 4 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं छिपी हुई है। तो 4 में कुछ जोड़ोगे तो कुछ क्या जोड़ना है, एक नहीं जोड़ना है, बल्कि 0 से लेकर के 1 के बीच जितनी भी संख्या है जोड़ो। तो 0 से आगे की संख्या बोलो क्या है? 0.1 0 के ठीक आगे की संख्या, या 1 से आगे की संख्या, 2 से पहले की संख्या बतलाना मुश्किल ही नहीं, हमेशा मुश्किल रहेगा। कारण जैसे मान लो 4 से आगे की संख्या और 5 से पहले की संख्या कौन सी होगी, ये डिफाइन नहीं है। अब तू इसमें क्या कहोगे? 4 से जस्ट आगे वाली और 5 से पहले वाली 4.01। मान लो 4.01, हम कहते हैं 4.00000, अनंत जीरो देते जाओ, अंत में जो मन हो बैठा दो, ये बैठा दी। इसमें तुलना करो, ये कितना हो गया? तो दशमलव वाला जोड़ जानता है ना, ये हो गया 4 जोड़ 0.01, 0.01, यानी 4 में कितना जोड़ा हुआ है? तो 1 का दशमलव के लिए 1, 2 अंक है, 1 का समा भाग जोड़े हैं, तब हुआ है 4.01, यानी 5 से ये छोटा है। अगर इसमें 1 का समा भाग नहीं जुट करके 1 जुटेगा तब न 5 होगा। 1 का समा भाग जोड़ रहे हो 4 में, तो कभी 5 होगा? नहीं होगा। तो 1 का समा भाग क्या? 1 का 1 करोड़वां भाग जोड़ोगे तो 4 से थोड़ा अधिक होगा, लेकिन 5 के बहुत पीछे होगा। 4 में 1 का 1 अरबवां भाग भी तो जोड़ सकते हो। यानी ये कहना मुश्किल है जो 4 के ठीक आगे और 5 से पहले की संख्या का नाम बतलावे। पहली संख्या, यानी अगर कोई पूछे जो 3 और 4 के बीच में अगर अनंत संख्याएं हैं, तो 3 के आगे वाला, ठीक आगे वाला बतलाइए, तो ये मुश्किल है। क्योंकि 3 में तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या को जोड़ो, 1 जोड़ोगे तब तो 4 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ 0 बराबर 0। जैसे देखो, जैसे 1 और 2 है, तो 1 से ठीक आगे की कौन सी संख्या होगी जो 2 से कम होना चाहिए? इसका अर्थ है इसमें तू 0 से लेकर के 1 से ठीक पहले की संख्या जोड़ोगे। 1 से पहले मान लो 0.999, अनंत 9 भी दे सकते हैं। तो मान लो इसको जोड़ना है, तो 1 में इसको जोड़ो तो 1 जोड़ 0.999 बराबर 1 जोड़ 999, इसके लिए हो गया 1 और 3 जीरो। ये 1 से छोटा जोड़ रहे हैं और 0 से बड़ा, तो 999 रुपया को 1000 आदमी में बांटो। 999 रुपया भागा 1000, यानी 999 ऊपर वाला को रुपया मान लो, नीचे वाला को आदमी मान लो, तो 999 रुपया अगर 1000 आदमी में बांटेंगे तो 1 रुपया से कम पड़ेगा। यानी 1 से कम जोड़ना है हमेशा किसी भी संख्या में, और 0 से अधिक जोड़ने पर यह पता चलता है जो 1 के आगे वाली संख्या क्या होगी एवं 2 से पहले वाली संख्या क्या होगी। तो इसके लिए दशमलव वाला तुम लोग को जोड़ तो मालूम है,
अगर मान लो हमें कहा जाए 5 से आगे की संख्या लिखे, लेकिन 6 से पहले का होना चाहिए, अर्थात 5 और 6 के बीच की 100 संख्या लिखे, तो कैसे लिखेंगे? दशमलव का यूज करो, 5.01, 5.02 लिखते चले जाओ, या 5.1, 5.2, है ना। फिर इसी तरह आएगा 5.9, फिर इसके आगे आएगा 5.11, 5.12, 5.13, यानी जो भी जोड़ेंगे एक से कम जोड़ेंगे। एक से कम तो कोई भी संख्या होगी, अगर पीछे में दशमलव दे दो, मालूम है ना। जैसे मान लो 800 के आगे की संख्या 888 के पहले दशमलव दे दो, ये एक से बड़ा है कि छोटा? कैसे समझोगे? इसको डिवाइड तोड़ेंगे तो 888 दशमलव के लिए 1 2 3 1 2 3। अब देखो तो ये एक से बड़ा है कि छोटा, कैसे समझोगे? इतना आदमी बतलाए हैं, ऊपर वाला को हमेशा रुपया मानो, नीचे वाला को आदमी। 888 रुपया को 1000 आदमी में बांटो तो 1 रुपया से कम पड़ेगा। इसका मतलब तू 6 से जस्ट आगे और 7 से पहले की संख्या लिखना है तो 6 में कुछ भी जोड़ो, लेकिन दशमलव वाला जोड़ो। दशमलव 1, दशमलव 0.0001 2 3, जो कुछ भी जोड़ना है, एक से छोटी संख्या जोड़ोगे तो 7 तक पहुंचने में 7 अरब वर्ष नहीं, मतलब अरबों खरबों वर्ष बीत जाएगा, लेकिन 6 से 7 तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 5.9 का आगे की संख्या क्या होगा? 5.9 के आगे की संख्या 5.9, इसका मतलब 5 में कितना जोड़ा हुआ है? 0.9। ये हो गया 5 जोड़ 0.9। तुम इससे जस्ट आगे कहते हो, ये भी डिफाइंड नहीं है। कहोगे क्यों? तो इसमें 5.9 से आगे 5.90000 देते चले जाओ, अनंत जीरो भी डाल करके अंत में मान लो 1 2 3 कुछ भी बैठा दो, यही बैठा दिए। अब ये है, या मान लो कि इससे भी अनंत सुना देते जाओ, 1 बैठा दो। डिफाइंड नहीं है, लेकिन इतना लग रहा है जो 1 से 2 तक या 0 से 1 तक पहुंचने में अरबों वर्ष बीत जाएगा, लेकिन पहुंचना मुश्किल है। इसका अर्थ है 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं छिपी रहती है। इस पॉइंट को समझा? इसको चलो उतार लिया है। देखो ये सब बचपन की परिभाषा है, चैप्टर चालू हो रहा है रियल नंबर, तो कुछ बेसिक बातें बतला रहे हैं, इसलिए इसमें 2 पार्ट कर दिए हैं, पार्ट 1A और पार्ट 1B। अब गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होती है, क्या मालूम है? 1 से और समाप्त कहाँ होती है? गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन समाप्त कहाँ होती है? इसका अंत नहीं है। अगर कहोगे 100 तक, तो किसी गांव में 110 आदमी रहेगा, तो 100 के बाद गिनोगे 101, 102 गिनोगे न जी। भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ के लगभग है। अगर भारत की आबादी को गिनती किया जाए 1 2 3 4 से, तमाम आदमी को गांव गांव शहर शहर गिन लिया जाए, तो 1 अरब 30 करोड़ पर समाप्त होगा। अगर विश्व की जनसंख्या की गिनती करोगे तो 7 अरब तक पहुंचने में भले ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगे। कल्पना करो 7 अरब अगर तारे को गिनती करने के लिए बोल दिया जाए और तमाम तारा के नजदीक पहुंचाया जाए तुम लोगों को, तो तारे गिनते गिनते अनंत तारे प्राप्त होंगे, गिनती का कोई अंत ही नहीं होगा। तो गिनती की संख्या अनंत होती है। गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और ये शुरू कहाँ से होता है? तो कुछ भी गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। तो गिनती की संख्या तो 1 से शुरू होती है,
और अंत कहाँ होता है, तो इसका कोई अंत नहीं है। अर्थात गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत की ओर चली जाती है। अर्थात गिनती की संख्याओं का अंत नहीं है और गिनती की संख्याओं को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। समझा? तो जैसे में 1 2 3 4 डॉट 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 दे दिए, यानी अनंत की ओर चला गया। चलो इसको भी उतारो। अब देखो, पूर्ण संख्या शून्य सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। सिर्फ गिनती की संख्या को तो हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे, लेकिन गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर ले तो शून्य सहित सभी गिनती की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी पूरा पूरी संख्या। किसी के जेब में 1 रुपया का सिक्का है तो इसका मतलब पूरा पूरी रुपया है 1 रुपया। 1 रुपया 50 पैसा है तो बोलो पूरा पूरी रुपया है? नहीं है। पूरा पूरी तब रहता जब 2 रुपया रहता। मान लो किसी का जेब खाली है तो उसके जेब में रुपया है? कितना रुपया है? 0 रुपया है। तो शून्य को पूर्ण संख्या माना जाता है। तो पूर्ण संख्या का अर्थ हुआ शून्य सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसको चलो उतारो। चलो देखो, अति महत्वपूर्ण टॉपिक समझो इसको। पूर्णांक की पहली परिभाषा। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद करोगे, पूर्णांक पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण मतलब पूरा, अंक मतलब अंक होता है ना। जो अंक पूरा पूरी हो, जैसे 5 पूरा पूरी अंक है, लेकिन 5.5 पूरा पूरी अंक नहीं है। कोई कहेगा 5.5 आदमी आया है, तो ये संभव है? नहीं है, क्योंकि 5.5 आदमी नहीं होगा, 5 आदमी होगा। तो पहली परिभाषा के अनुसार x बटा y को पूर्णांक कहते हैं, जहां पर x बराबर या तो 0 होगा या प्लस माइनस गिनती की संख्या एवं y बराबर 1 ही होगा। अब इस पर सेटिंग करो। x का मान कुछ भी लेंगे, या तो 0 लेना है या गिनती की संख्या जिसके पीछे में या तो प्लस होगा या माइनस। तो मान करके चलो, अगर x बराबर 0 और y बराबर हमेशा क्या होगा? 1, तो x बटा y बराबर x का मान 0 बटा 1 बराबर 0, ये पूर्णांक होगा। दूसरा उदाहरण, अगर x बराबर, अब 0 छोड़ करके कोई भी गिनती की संख्या बोलो, कोई भी, मान लो 5। 2 नहीं ले सकते हैं? हाँ, 2 ले सकते हैं। नीचे नहीं, नीचे सिर्फ 1। हाँ, x बराबर मान लो 5 लिए, तो x बटा y बराबर x का मान 5, y का मान हमेशा 1 होना चाहिए, 5। तो 5 हो गया तुमको पूर्णांक। अगर x बराबर प्लस में लिया, माइनस में लो, माइनस, और तब गिनती की संख्या 7, तो x बटा y बराबर x कितना लिए? -7 बटा y का मान हमेशा 1 होना चाहिए, 1। -7 पूर्णांक है। समझ रहे हो? चलो इसको उतारो। देखो, अब जैसे मान लो 8 बटा 4, तो ये क्या पूर्ण संख्या है? तो फार्मूला के, ये परिभाषा के अनुसार ये प्लस माइनस
जीरो होना चाहिए एक्स का मान, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर अंश या तो जीरो होना चाहिए या प्लस माइनस गिनती की संख्या। 8 तो गिनती की संख्या है, एक्स चलो ठीक है, वाई 1 होना चाहिए, तो वाई तो 1 नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग काट करके देखेंगे, तारे का अनुसार 4 दूनी 8, 2/1, इसीलिए 8/4 पूर्ण संख्या है। देखो अंश बटा हर x/y, y का मान 1 आ गया, तो 8/4 पूर्ण संख्या है। कैसे है, कट करके पता चल जाता है ना। कोई कहेगा 5/2 पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, एक दूसरे को काट करके नीचे में 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ x का मान तो सही है, y का मान 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, इसीलिए 5/2 पूरी संख्या नहीं है। समझ रही हैं तू लोग। अगर पूछे 3.3 ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तो इसको तोड़ करके देखो, x/y के रूप में ये 3 37/10, ये x का मान तो ठीक है, y 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, 10 है, इसीलिए ये अर्थात 3.3 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। इतनी बात को तू लोग समझा। अब दूसरी परिभाषा देखो, दूसरी परिभाषा, दशमलव के पहले वाली संख्या को पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंश कहते हैं। जैसे 5.3, तो दशमलव के पहले वाली संख्या, दशमलव के पहले कौन संख्या है, 5 है ना, तो ये 5 हो गया पूर्णांक, पूरी अंक। कैसे, तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, इसको तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो 5 जोड़ 0.3 लिखेंगे ना जी। दशमलव वाला जोड़ सबको याद है ना। 5 में 0.3 कैसे जोड़ेंगे, इसके आगे में दशमलव नहीं है तो दे दो, अब दशमलव इस दशमलव के सामने रखो 3, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो शून्य दे दो, दशमलव के बाद शून्य कट जाता है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया। इसको तोड़ करके हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया 53/10 होगा, दशमलव के लिए 1 अंक आगे है तो 1 शून्य, इसमें भाग देंगे तो 10 पंचे 50, 3/10 लिखेंगे ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, 5 पूर्णांक यानी 5 पूर्ण अंक है, 5 पूर्णांक 3/10, इसको तुम लोग को मालूम है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 जोड़ 3/10, इसको क्यों, इसको हल करेंगे, ये हो गया 10 पंचे 50 जोड़ 3 बराबर 53/10, 53 में 10 से भाग देंगे, 10 पंचे 50, 3 53/10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो दशमलव के पहले ये पूर्णांक है, दशमलव के पहले वाली संख्या को पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक कहते हैं। तो इसमें है ना 5 पूर्णांक। कोई भी उदाहरण लो दशमलव वाला, मान लो 2.003, दशमलव के पहले 2 है, यहाँ 2 पूर्णांक है। इसका कंसेप्ट आया सही मायने में, तो चलो उतारो। देखो ये पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक एवं ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का अर्थ है जिस पूर्णांक के पीछे प्लस चिन्ह दिया रहे,
या छुपा रहे उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह छुपा है, +1 धनात्मक पूर्णांक। मान लो लिखते हैं 5, तो इसका अर्थ क्या हुआ, +5, पीछे में कोई चिन्ह नहीं रहे तो प्लस चिन्ह छिपा रहता है। ये सब सिंपल बात है। इसी तरह ऋणात्मक पूर्णांक में जिस पूर्णांक के पीछे माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह दिया रहेगा, हमेशा छिपा नहीं रहेगा। ये धनात्मक पूर्णांक में क्या है, जरूरी नहीं है कि ये चिन्ह दिया रहेगा, तो या तो प्लस चिन्ह छिपा रहेगा या दिया रहेगा। हम लोग कहीं लिखते हैं ना, जैसे मान लो x + 5, तो 5 के पीछे में प्लस चिन्ह है, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। समझा। कहीं पर लिखा है y - 6, तो 6 के पीछे कौन माइनस चिन्ह है, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। समझा। तो इतना को जल्दी उतारो। इसको बोल ही दिए थे, ऐसा पूर्णांक जिसके पीछे माइनस का चिन्ह हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे किसी भी पूर्णांक के पीछे माइनस का चिन्ह लगा दो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और धनात्मक पूर्णांक में जरूरी नहीं है पीछे में प्लस चिन्ह रहेगा ही, हो सकता है छिपा हुआ हो। तो इसको उतार लो। इसके बाद शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक बतला देते हैं। तुम लोग को संख्या रेखा बतलाए हैं, तो संख्या रेखा में संख्या रेखा पर संख्या धनात्मक संख्या होती है और शून्य के पीछे की संख्या ऋणात्मक संख्या होती है ना। इसको एक अन्य उदाहरण से समझो। मान लो ये सब आदमी का कोड नेम है, एम कोई आदमी है, एन यानी एम से लेकर के टी तक आदमी है। इसमें मान लो ये सब आदमी है, तो मतलब आबादी है। तो पी के आगे ये तुमको पी के आगे ये सब मान लो 1 2 3 4, ये हम लोग मान लेते हैं चलो नेता है। ये पहला नेता, दूसरा नेता, तीसरा नेता, चौथा नेता, ठीक है। और ये मान लेते हैं 1 2 3 आदमी वकील है। इसको हम लोग कह सकते हैं पी के आगे वाले नेता है। इसका मतलब पी नेता नहीं है, नहीं ना है। पी के पीछे वाला ये तीनों वकील है, पी नहीं है वकील, बल्कि पी के पीछे वाला वकील है। तो इसका अर्थ हुआ पी न तो नेता है और पी न तो वकील है। इसका अर्थ पी आखिर है कौन। 3 4 8 आदमी में ये चौथा आदमी के आगे 4 आदमी नेता है और ये चौथा आदमी के पीछे 3 आदमी वकील है। लेकिन पी वकील नहीं है, इसके पीछे वाला वकील है और पी के आगे वाला नेता है। इसका मतलब पी न तो वकील है न नेता है, बल्कि एक आदमी है ना। उसी तरह संख्या रेखा जो बतलाए, तो शून्य से संख्या रेखा पर यहां मान लो मिडिल पॉइंट पर शून्य है, तो शून्य के आगे धनात्मक संख्या होती है और शून्य के पीछे ऋणात्मक संख्या होती है। तो शून्य के आगे वाली धनात्मक संख्या है ये, और शून्य के पीछे ये हो गया तुमको ऋणात्मक संख्या। इसका अर्थ है शून्य के आगे न धनात्मक संख्या है, तो इसका मतलब शून्य धनात्मक संख्या नहीं है। और शून्य के पीछे वाला ऋणात्मक है, इसका मतलब शून्य ऋणात्मक भी नहीं है और शून्य धनात्मक भी नहीं है। तो शून्य है क्या, सिर्फ एक पूर्ण संख्या है। बोलो समझिए, तो क्या होगा आंसर। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है
न ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि सिर्फ एक पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। याद रहेगी बात? तो लिखो आंसर। ये तो लोग समझ गया। अब ये याद रखना, समीकरण बनाते वक्त जैसे मान लो x बराबर मान लो 5 है, तो इसको हम लोग, या x बराबर 0 है, तो अगर हम लोग बराबर के पहले माइनस से गुना करेंगे तो बराबर के आगे भी करेंगे ना। मान लो इसको माइनस से गुना किए, -1 गुने x बराबर -1 गुने 0, तो प्लस, x के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस, अब प्लस -x। इसमें क्या करेंगे? इसमें ये नहीं कहेंगे माइनस, और 0 के पीछे न तो प्लस होता है न माइनस। क्यों? क्योंकि 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक। याद रहेगी ना बात? तो इस पार्ट में तू लोग इतना ही रहने दो। अगले वाला पार्ट में अपूर्णांक को प्राइम नंबर वगैरह आगे बतलाएंगे, अपूर्णांक बतला करके परिमेय संख्या बतलाएंगे।